ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए, जब assertion is true and the reason is also true and reason is the correct explanation of assertion, तो आंसर होता है ए। लेकिन अगर assertion and reason both are true लेकिन reason is not the correct explanation of the assertion, तो आंसर होता है बी। और तीसरा केस यानी सी वाला केस होता है जब assertion ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। और डी वाले केस में क्या होता है कि बोथ assertion and reason are false। तो ये चार तरह की सिचुएशंस होती हैं जिनमें से हमें आंसर देना होता है। तो जैसा कि आपने देखा assertion and reason एक तरफ है और चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं assertion को पढ़ते हैं। जब हम assertion को पढ़ते हैं तो आप assertion पढ़िए, या तो वो सही है या वो गलत है। अगर assertion गलत है तो भी आप रीजन पढ़िए, रीजन भी गलत होगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, assertion पढ़ते हैं और assertion पढ़ते हैं क्योंकि assertion गलत है तुरंत आंसर लगा देते हैं डी। ये गलत अप्रोच है। आप रीजन पढ़िए। रीजन इसलिए पढ़िए क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में assertion को गलत पढ़ लेते हैं। हो सकता है assertion सही हो लेकिन आपने जल्दबाजी में उसे गलत पढ़ दिया और तुरंत आंसर लगा दिया डी। लेकिन अगर आप assertion पढ़ते हैं और assertion को पढ़ने के बाद वो गलत आपको लग रहा है उसके बाद भी आप रीजन पढ़ते हैं, 99.9% रीजन भी गलत ही होगा। अब आराम से आप डी आंसर लगाइए, क्योंकि जब आप assertion गलत होने के बावजूद रीजन पढ़ते हैं तो यू आर गिविंग योरसेल्फ अ सेकंड चांस टू प्रिवेंट अ मिस्टेक जो आप कर सकते थे। तो आप पढ़िए, assertion भी पढ़िए, रीजन भी पढ़िए, दोनों गलत होंगे, अब आंसर लगाइए डी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि assertion जो है वो सही है और रीजन जो है वो गलत है। तो आपने assertion पढ़ा वो सही था, रीजन पढ़ा वो गलत था। अब आप आंसर लगाइए सी। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, आपने assertion पढ़ा वो सही है और रीजन पढ़ा वो भी सही है। अब आंसर बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यहां पे मेन कॉम्प्लिकेशन आती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसी में आती है कि ए और बी में से क्या लगाएं आप, ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से आप क्या लगाएं। तो देखिए ये और केयरफुली सुनिए, यही वो अप्रोच है जो आपको सक्सेस दिलाएगी। द अप्रोच इज, अब आप एक काम कीजिए, जो रीजन है उसे एक नेगेटिव स्टेटमेंट बना दीजिए। मेक द रीजन अ नेगेटिव स्टेटमेंट, या जो कुछ भी वो है उसका उल्टा कर दीजिए और उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कीजिए ऑन assertion, कि assertion पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। नाउ हियर कैन बी टू सिचुएशंस। आप हिंदी में बताएं तो रीजन को पलट दीजिए और देखिए कि assertion पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। अब दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन 1 कि assertion जो है वो भी इफेक्ट हो जाता है, the assertion gets affected, ठीक है। एंड सिचुएशन बी कि रीजन को पलट देने के बाद भी assertion पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, assertion does not get affected। तो अगर assertion gets affected then the answer is A, that means the reason is the correct explanation of the assertion। But in spite of if you are making the reason a negative statement, the assertion doesn't change, it remains unaffected। That means although the reason is a true statement but it is not the correct explanation of the assertion। So in this case the answer will be B। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, टिपिकल भी है, तो क्यों ना हम इसको कुछ एग्जांपल से डिस्कस करें। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। अब इस केस में आप देखिए एक एआर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसमें आंसर ए और बी में से कोई ना कोई है क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। assertion, चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम से लेते हैं। The assertion is if all external nerve supplies of a human heart are cut, it will still continue to beat। This is the assertion, and the reason given here is the human heart is a myogenic heart। So in this case you can see दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सभी एक्सटर्नल नर्व सप्लाई हार्ट की अगर काट दिया तो भी बीट करता रहेगा, बात सही है। और ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट, ये भी बात सही है। तो या तो आंसर बी है या ए। अब क्या करें, जो रीजन है उसे पलट दीजिए, उसे नेगेटिव स्टेटमेंट बना दीजिए। ह्यूमन हार्ट इज नॉट अ मायोजेनिक हार्ट। मान लीजिए कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक नहीं होते हैं, या ऐसे कर दीजिए ह्यूमन हार्ट इज अ न्यूरोजेनिक हार्ट, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा सोचिए, अगर ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक ना होकर न्यूरोजेनिक हो तो क्या होगा। अब उसकी सभी एक्सटर्नल नर्व सप्लाई काट दी जाए तो क्या होगा। अब क्या वो अभी भी बीट करता रहेगा? नहीं, नाउ इट विल नॉट कंटिन्यू टू बीट। दैट मींस रीजन को पलटते ही असर्शन इफेक्ट हो गया। इसका मतलब आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलिए इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 2, ये हमने एम्ब्रियोलॉजी से लिया है। यहां पे असर्शन है ह्यूमन एग्स आर एलेसिथल, यानी ह्यूमन एग्स जो होते हैं उनमें योक नहीं होता। एंड द रीजन गिवन हियर इज ह्यूमन बीइंग्स आर विविपेरस। ह्यूमन बीइंग्स बच्चे देते हैं, वो विविपेरस होते हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आप उल्टा कर दीजिए रीजन को, ह्यूमंस आर नॉट विविपेरस।
oviparous. रीजन को पलट दीजिए, ह्यूमंस आर नॉट विविपेरस या ह्यूमंस आर ओविपेरस। अब आप सोचिए, अगर ह्यूमन बींग्स ओविपेरस हो जाएंगे, इंसान अगर अंडा देने लगेगा, तो क्या उसके एग में योग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? नहीं तो वैसे तो प्लेसेंटा से मिलता है। इसका मतलब जैसे ही हमने रीजन को पलटा, असर्शन इफेक्ट हो गया। इसका मतलब आंसर फिर से क्या है? ए। एग्जाम्पल 3, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ assertion given here is ovulation occurs in the mid of menstrual cycle in human females, and the reason given here is the endometrium of uterus proliferates in response to estrogen. Now both statements are correct. Ovulation occurs in the mid of the menstrual cycle in the case of human females, और जो यूट्रस प्रोलिफरेट करता है वो एस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हम वही ट्रिक लगाएंगे, वापस से रीजन को पलट देते हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस डज नॉट प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। मान लीजिए एस्ट्रोजन का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है यूट्रस पे, नहीं होता हो। अब देखते हैं असर्शन पे क्या असर है। ओव्यूलेशन तो अभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ही होगा। व्हाई? बिकॉज ओव्यूलेशन ऑकर्स ड्यू टू एलेक्स सर्च। सो बेसिकली रीजन को पलट देने से भी असर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो इन दिस केस द आंसर विल बी बी। नाउ अनदर एग्जांपल, द assertion given here is that the Sertoli cells are also called as nurse cells. And the reason given here is Sertoli cells provide protection to the sperms by acting as a blood testis barrier. दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब रीजन को पलट देते हैं। Sertoli cells do not provide protection to sperm, they do not act as blood testis barrier. Still, they will be called as nurse cell, because they are called nurse cell because they provide nutrition to the sperm. So in this case, the answer again will be B, because reason को पलट देने से assertion में कोई असर नहीं पड़ा। Now there is another case जिसको हम एक अलग तरह से चीज से समझेंगे। इस केस में क्या होता है कि कभी कभी रीजन assertion में दिया होता है और assertion रीजन में दिया होता है। जैसे यहाँ assertion दिया हुआ है, the basal metabolic rate या BMR of a warm-blooded mammal is inversely proportional to its body size. स्टेटमेंट सही है। बीएमआर जो होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज के। रीजन देखिए क्या दिया हुआ है, हार्ट रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। दैट्स राइट, छोटे बच्चे की हार्ट रेट एक एडल्ट से ज्यादा होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब या तो आंसर ए है या बी है। वैसे तो अपन अपनी पुरानी ही ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं, रीजन को पलट देते हैं। हार्ट रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज नॉट हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। नहीं होती, मान लेते नहीं होती, तो भी असर्शन अफेक्टेड नहीं हुआ है। बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर अभी भी बॉडी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर बॉडी सरफेस एरिया वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि असर्शन पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या होगा? बी। आप इस सेम चीज को फ्लिप कर दीजिए, असर्शन को रीजन में और रीजन को असर्शन में लिख के देखिए। अब रीजन क्या हो गया है? रीजन अब असर्शन हो गया है कि हार्ट रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज हायर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। सही है, और रीजन है कि बीएमआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी साइज। अब आप देखिए आंसर क्या होगा। अब आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अब रीजन को करते हैं कि बीएमआर नहीं होता बॉडी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर हार्ट रेट भी ज्यादा नहीं होगी। तो अब आंसर ए हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस हो गया जब कभी कभी रीजन असर्शन में, असर्शन रीजन में होता है, तो भी आंसर हमको बी देना होता है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस हो गए। तो यही राइट अप्रोच होती है एआर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि इस तरह से आपके इंस्टीट्यूट में या जो बुक्स आप लोग मार्केट से लेके पढ़ रहे हैं उसके सारे एआर इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को सही तरह से फ्रेम करना भी एक्सपर्टीज रिक्वायर करता है और एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है। कई लोग तो इस तरह से गलत एआर फ्रेम कर देते हैं। रीजन में हमेशा दे स्टार्ट विद बिकॉज, रीजन में बिकॉज लगा देते हैं, रीजन में कभी बिकॉज लिखा हुआ नहीं आएगा शुरू में। खैर, तो लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी लेता हूं कि ये राइट अप्रोच है असर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और इसी अप्रोच से एम्स का जो एग्जाम आप देंगे वहां के सारे एआर सॉल्व होंगे, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। आई होप दिस सेटिस्फाइज द क्वेरी कि असर्शन